रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन डेट बहुत करीब ही है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे ही होंगे। तो उसी तैयारी के सिलसिले में ही हम लोग आज ईवीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईवीएस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन हो सकते हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत हायर लेवल के नहीं होते, उनको आसानी से किया जा सकता है। तो लगभग 40-45 मिनट का वीडियो होगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको किसी तरीके से इन सबको कंप्लीट करना है। तो मैंने लगभग 15-16 पेज इसमें है कवर किया हुआ है, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, यानी प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में उसी रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये जो डस्ट होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यानी CO2, CO, SO2 डस्ट, ये प्राइमरी प्रदूषक होते हैं। द्वितीय में कौन से होते हैं, जैसे ओजोन है हमारा, एसिड रेन है, स्मॉग है, पैन है, ये सब क्या होते हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं। ऐसे ही ऑप्शन में पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन से प्राइमरी प्रदूषक हैं, कौन से द्वितीय प्रदूषक हैं, कौन से नहीं हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पैन का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि जो डिग्रेड हो सकता है। जैसे कि जैव निम्नीकृत का मतलब जो छोटा छोटा टूट टूट के जो है ख़त्म हो जाता हो, उसी को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी है आपका, ऊन है आपका, रुई है, आपके जो जानवर के वेस्टेज होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनको सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मेथेन होता है, पेपर होता है, जो सब्जी के वेस्टेज होते हैं, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि उनको छोटा छोटा आप नहीं कर सकते। जैसे कि प्लास्टिक का कचरा हो गया, ये कभी भी छोटा नहीं होने वाला। जैसे आप पेस्टिसाइड में DDT को देख लीजिए, ये एग्जामिनेशन में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे प्लास्टिक हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, वाटर बॉटल हो गए, DDT हो गया, सिल्वर के जो फॉइल्स होते हैं जिनको होटल में आपने देखा होगा कि रोटी को पैक करने के लिए करते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, और ये कभी कभी DDT का जो है फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए DDT का क्या फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये किसका फुल फॉर्म है, ये DDT का फुल फॉर्म है। आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे कि पर्यावरण का मेहतर किसे कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि गिद्ध को पर्यावरण का मेहतर कहा जाता है, यानी प्रकृति का मेहतर। प्रकृति का मेहतर का मतलब जो प्रकृति को जो है साफ सुथरा रखने का काम करता है। जैसे जीव जंतु जो मरे हुए होते हैं, उनको गिद्ध खाकर जो है क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी कि कूड़ा कचरा, जितने भी अपशिष्ट जीव जंतु थे, उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है, सफाई कर्मी है प्रकृति के। ठीक है, ये गिद्ध है। डिकम्पोजर में जो अपघटक होते हैं, जो जितने भी जीव जंतु अभी हाल फिलहाल में, अब तो गिद्धों की संख्या बहुत कम है, जीव जंतु जो मर जाते हैं उनको कहीं फेंक दिया जाता है, तो उनको बैक्टीरिया फंगस क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी क्या है, ये अपघटक है ये। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये 1992 में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित होता है। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अहम एक रोल निभाता है। भूकंप के समय पृथ्वी के गर्भ से सबसे पहला गैस कौन सा निकलता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, रेडान गैस। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। ग्रीन हाउस गैसों का जो कभी कभी ना क्रम पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो वाटर वेपर जो है पहले ऑर्डर पे रहेगा, दूसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तीसरे पे आपका मीथेन रहेगा, चौथे नंबर पे आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, छठे नंबर पे है। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो सबसे पहला है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है करता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। गोबर गैस का कभी कभी जो है ये फार्मूला पूछ लेता है कि गोबर गैस में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें मेथेन पाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत आपको स्पीड हमारी ज़्यादा भी लग रही होगी, लेकिन आप क्या करिएगा, एक दो बार इसको देखिएगा तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि समय कम है और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और सही तरीके से ख़त्म करनी है, एक एक करके। ठीक है,
अच्छा, मीथेन का अदर नाम क्या होता है? मीथेन को आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस में भी आता है, गोबर गैस भी इसे कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसे मार्स गैस यानी दलदली गैस भी कहते हैं, पैडी गैस कहते हैं। धान के खेतों में, यानी कि आजकल जो रोपाई हो रही धान के खेतों में आप लोग देख रहे हैं दलदली स्थानों में, उसमें भी क्या होता है कि ये मीथेन गैस पाया जाता है। कोल माइन में जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं वहाँ पे भी क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। इसे रूमिनेंट गैस कहते हैं। आप लोगों ने गाय भैंसों जानवरों को देखा होगा जुगाली करते हुए, जो झाग निकलता है वो भी क्या होता है, मीथेन गैस का ही उदाहरण है वो भी। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है कि जो 1984 में हुआ था, भोपाल में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुआ था। एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड वाली कंपनी है, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ये 2-3 दिसंबर 1984 में, 2-3 दिसंबर क्यों किया था, क्योंकि मध्य रात्रि में हुआ था, लगभग 12 बजे के आसपास। आप जो है अगर मतलब आप 3 दिसंबर, अगर आपको 2-3 में जाना होगा तो आप 3 दिसंबर चुनिएगा, 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है। एक विजाक ट्रेजेडी क्या है कि ये पूछता कभी कभी एग्जामिनेशन में, ये किससे संबंधित है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टायरीन से संबंधित है विजाक ट्रेजेडी। अच्छा, इसमें कुछ ये बीओडी क्या होता है, बीओडी को जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और ये क्या होता है कि मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये डीओ का मतलब क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब जिसे कभी किसी तालाब वालाब में देख रहे हो, तालाब वालाब के परितंत्र में, उसमें क्या होता है कि जो जीव जंतु, उसमें जो कूड़ा कचरा, इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की भी डिमांड होती है। अगर उसमें जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो यानी कि उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। वहाँ क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, यानी कि अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसमें डिमांड बढ़ जाता है। यानी अगर किसी भी चीज़ में अगर और कम कब होगा, यानी कि उसमें ये कुछ जीव जंतु, ये जीवाणु वगैरह, ये सब जो है यानी गंदगी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि उसमें प्रदूषण ज़्यादा है। यानी अगर बीओडी आपको कहीं पे भी ज़्यादा मिले तो आप ये समझिएगा कि वहाँ पे उस तालाब में, उस जल में क्या है, प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है। आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यानी कि बीओडी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे है, पॉल्यूशन से है। सीओडी का क्या मतलब होता है, इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ, अगर जो है ये सीओडी किसी भी तालाब में ज़्यादा अगर है, यानी कि उसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सैंपल है, यानी उस सैंपल में जो ऑक्सीकृत होने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। यानी कि अगर सीओडी आपका जो है, सीओडी भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के होता है डीओ के, यानी अगर उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें ज़्यादा है, यानी उसमें क्या है, बीओडी ज़्यादा है। और बीओडी ज़्यादा होने के नाते पोल्यूशन, यानी अगर बीओडी ज़्यादा है तो पोल्यूशन, सीओडी ज़्यादा है तो पोल्यूशन। और डीओ का क्या होता है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ये बीओडी सीओडी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी तालाब में किसी जल को हमको देखना है कि शुद्ध है, अगर बीओडी उसका ज़्यादा है यानी उसमें प्रदूषण ज़्यादा है, बीओडी कम है तो ठीक है वो। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित, ग्रीन मफलर एक होता है, कभी ईबीएस के सेक्शन में पूछ लेता है कि ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987 को मनाया जाता है। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्या होता है, बैठक हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि ओजोन को कैसे कम किया जाए। ठीक है। ये जैविक घटक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत 3 आता है, उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, घटक आता है। एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि जितने भी आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं, आप लोग जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये किस में आते हैं, ये उत्पादक में आते हैं। ठीक है। और उपभोक्ता में क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होता है। यानी अगर शाकाहारी, यानी अगर घास फूस इन सब को कोई अगर जानवर खाता है, यानी कि शाकाहारी ही खाएगा, तो वो क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक में, उपभोक्ता में आएगा। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा, जो इन शाकाहारी जीव जंतुओं को खाता है, जैसे हिरन को कोई जानवर खा ले, सियार खा ले या कुछ भी खा ले, शेर खा ले, तो वो क्या होता है, द्वितीयक में आता है। यानी कि ये होता है। तृतीयक में भी
जैसे कि शेर को द्वितीयक में भी रखा जा सकता है, तृतीयक में भी रखा जा सकता है। जैसे कि भी प्राथमिक में मान लिया कोई भी जीव जंतु आता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक पिरामिड बना हुआ है। उत्पादक का मतलब कि घास है, ये घास उत्पादक में आएगा और प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएगा। अगर टिड्डा यानी ग्रास हॉपर इसको खाता है या इसमें रहता है तो वो क्या होगा, इसका प्राथमिक उपभोक्ता होगा। इसको अगर मेंढक खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। इसी को अगर सांप खाता है तो तृतीय उपभोक्ता में आएगा। गिद्ध इसके डिकम्पोजर में आ जाएगा। ठीक है, गिद्ध पहले क्या थे, गिद्ध दिखते थे लेकिन अब गिद्ध नहीं दिखते हैं। एक हम लोगों ने आगे देखेंगे एक बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैव संवर्धन, उसके बारे में देखेंगे। एक वो भी कारण हो सकता है कि गिद्ध के धीरे धीरे विलुप्त होने का। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब घटक क्या होता है, इसमें जीवाणु आते हैं, इसमें कवक आते हैं। अब घटक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ऊपर के लेवल पे होते हैं, यानी कि लास्ट में ये भी जीव जंतुओं को, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको ख़त्म करने का, उसको अपघटित करने का काम करते हैं। ये देखिए नेचुरल राइपनिंग, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नेचुरल राइपनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, यानी प्राकृतिक रूप से जो आम पकते हैं या कोई भी फल पकता है तो उसमें कौन से जो है रसायन का यूज होता है, यानी कि एथिलीन को ही जो है एथीन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियली अगर किसी आम को पकाया जाता है, किसी फल को पकाया जाता है तो कौन सा होता है, एसिटिलीन होता है, यानी एथाइन होता है। ये निकेत क्या होता है, निकेत को ही हिंदी में इंग्लिश में नीके बोलते हैं, नीचे बोलते हैं ऐसे। ये कहता है कि किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए जितने भी जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उन सबको मिला के ही क्या होता है, वो हमारा निकेत एक तैयार करता है। ठीक, दो विभिन्न प्रजातियों की या भिन्न प्रजातियों का क्या होता है, निकेत एक समान नहीं होता है। जैसे अभी कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली, इनका निकेत का मतलब कि उनका पर्यावरण जहाँ पे वो रहते हैं घर टाइप से होता है, तो वो सेम नहीं हो सकता है क्योंकि इनकी जो जैविक और भौतिक और रासायनिक ये अलग अलग उनकी ज़रूरतें होती हैं, तो अपने हिसाब से अलग ये परिवेश बना के रखते हैं। ठीक है, और ये कुछ ये डिजीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि ये बहुत बार पूछा जाता है ईवीएस के सेक्शन में, यहाँ तक कि जो है इसमें भी बीपीएससी टीआरई 1 में भी ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, टीआरई 1 में ही पूछा गया था कि मेथेमोग्लोबिनीमिया ये किसके कारण से होता है, तो ये नाइट्रेट के कारण से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये भी नाइट्रेट की वजह से होता है। आर्सेनिक ये ब्लैक फुट रोग होता है, एक किसके कारण होता है, ये भी आर्सेनिक के कारण होता है। एक इटाई रोग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैडमियम की वजह से होता है। एक मिनीमाटा रोग होता है, वो किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। ये भारत में भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जहाँ पे ये क्रोड हमारा रहता है, या ज़मीन की धरती के अंदर जो आंतरिक क्रिया होती है जिसके द्वारा जल क्या होता है, ये जो गर्म होता है, इसकी वजह से हम इसे ऊर्जा के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कि लद्दाख में एक भूगा घाटी है, ये भी भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण है, इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ज्वालामुखी है। ये लद्दाख वाला, हिमाचल प्रदेश वाला और उड़ीसा का तप्त पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो बहुत ज़्यादा है, लद्दाख का, लद्दाख का पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश का ये मणिकर्ण वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूगा घाटी इंपॉर्टेंट है, ये तप्त पानी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आप इसको भी पढ़ सकते हैं, एक बार देखे रहेंगे। उत्तराखंड में तपोवन है, झारखंड में सूरज कुंड है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी है, मध्य प्रदेश में अनहोनी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे, जैसे कि देखिए अभी मैंने जैव आवर्धन के बारे में बात किया था कि गिद्ध के धीरे धीरे विलुप्त होने का एक कारण ये भी है, क्योंकि आप लोग देखते थे कि जितने भी जीव जंतु मरते थे। जैसे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि इसमें लिखा हुआ कि इसमें हम मुख्यतः मनुष्य को रखते हैं जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए सिद्धांततः जैव आवर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है, यानी कि मानवों पर पड़ता है, इनका कहना है। ये जीव जंतुओं पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत समय पहले
ये हम लोगों के गिद्ध जो है दिखते थे, लेकिन अब नहीं दिखते हैं। लगभग जितने भी जीव जंतु मरते थे उनको खुला छोड़ दिया जाता था और लगभग उनको खा के ख़त्म करते थे। यानी उनका सफाई कौन करता था? मैक्सिमम गिद्ध करते थे, और भी जितने भी कुत्ते ये सब जानवर रहते थे ये सब करते थे, कुत्ते कौवे। तो उसमें ये देखा जाता है कि जब कोई जानवर किसी रोग से या किसी जो है बीमारी से ग्रस्त है और उसको बाद में कोई और जानवर खाया, तो उसमें वो रोग और बढ़ा। फिर उस जानवर को फिर कोई तीसरा और खाया, तो उसमें भी क्या हुआ? ये बीमारी का स्तर और बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा जो इस बीमारी के स्तर से या इस बीमारी से जो प्रभावित होते थे, जो अंतिम रूप से इनकी सफाया करते थे, वो ज़्यादा प्रभावित होते थे। जैसे जानवरों, जैसे आदमी को ही देख लीजिए, इस समय पेड़ पौधा तो खा ही रहा है, देख रहे कितनी सारी बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जितने भी सब्जी उगाए जा रहे हैं, धान गेहूँ सब में खाद मिलाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है आदमी प्रभावित हो रहा है, जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। तो यही है कि इसमें जो अंतिम जो इसका उपभोग करता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। वही है क्या? बायोमैग्निफिकेशन। इसमें यानी कि रोग का यानी बीमारी का स्तर जो है बढ़ता रहता है, और जो इसको अंतिम में खाता है उसको ये दिक्कतें बढ़ती हैं। ठीक है, और देखेंगे हम लोग इसमें अपर्दाहारी में, ये अपर्दाहारी है, अपर्दाहारी में केचुआ आता है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया का क्या होते हैं, ये हमारे डिकम्पोजर हैं, यानी ये किसी भी जीव जंतु किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, अंतिम में अपघटित करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन क्या होते हैं। पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहते हैं, जो अपने समय पे पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में हमारा शीशम आएगा, ठीक है, हमारा सागौन आएगा, हमारा साल आएगा, बांस आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, इसमें हमेशा पत्तियाँ क्या होती हैं, लगी होती हैं, ये अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। इसमें महोगनी आएगा, आबनूस आएगा, रोजवुड आएगा। ये कौन कौन से उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत में है, यानी सदाबहार वन और पर्णपाती वन। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही देखा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय रीजन में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात जो है समय समय पे हुआ करता है। इसे घास फूस हरी भरी रहती है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास जो कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी के कारण यहाँ पे तापमान भी रहता है, वाष्पन भी ठीक ठाक होता है, बरसात भी ठीक ठाक होता है, तो इसलिए हरा भरा रहता है, और इसलिए जो है यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय वन में क्या होता है कि इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय की, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय के पर्णपाती वन क्या होते हैं। तो इसमें वालनट होता है, मैपल होता है, ऐस होता है, चेस्टनट होता है, ये चार ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट उष्ण कटिबंधीय का ये सदाबहार वाला रहेगा, और पर्णपाती वन ये इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग जानते हैं तो टुंड्रा टाइगा ये सब का नाम सुने ही है, क्योंकि वो आर्कटिक यानी कि ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं टुंड्रा। और टाइगा कहाँ पाया जाता है, टाइगा उससे नीचे के होता है, 66.5 ध्रुवीय में क्या होता है, ये टुंड्रा पाया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे, हाँ कुछ जो है घास के मैदान है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्यावरण के सेक्शन में ये भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें उष्ण कटिबंधीय का अलग पूछा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय का अलग पूछा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत जो है कौन कौन से घास भूमि आते हैं उनको एक बार हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये लानोज है, ये कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है। हाँ, यहाँ पे नोज से ऐसे जो है नेजुएला आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक करके सेट कर लेंगे। ये कैंपोज कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ, ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, और ये सवाना कहाँ पाया जाता है, ये मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है सवाना, अफ्रीका में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के बारे में क्या देखेंगे, ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय है
या कौन सा नहीं है। अब दो सपोज कीजिए, इसमें से दे देगा उष्णकटिबंधीय का, एक दे देगा इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय का। आपको छांटने के लिए, आपको पहचानने के लिए बोल सकता है, किसी में से शीतोष्ण कटिबंधीय का दे के उष्ण कटिबंधीय पूछ सकता है, तो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ध्यान, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लगभग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको। जैसे कि इसमें देखिए पंपाज कहाँ पाया जाता है, ये उरुग्वे और अर्जेंटीना के सेक्टर में पाया जाता है। ये वेल्ड कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में क्या पाया जाता है, कैंटरबरी एक घास का मैदान आता है, बड़ा फेमस है ये भी। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, डाउन्स है। यूराल जो स्टेपी है, स्टेपी जो घास का मैदान है, ये कहाँ पाया जाता है, ये यूराल में पाया जाता है। स्टेपी मरुस्थल भी है, वो यूक्रेन में पाया जाता है। ये प्रेरी कहाँ पाया जाता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। ये पुस्ताज एक घास का मैदान होता है, ये भी बड़ा फेमस है, ये हंगरी में पाया जाता है। मतलब ये सारे घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके ये देखिएगा उष्णकटिबंधीय है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो घास सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी प्रतिशत में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मिजोरम में, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहाँ पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये भी बताएंगे कि जो वन का जो रिपोर्ट आता है इस समय 2021 में आया था 17वां, अब हो सकता है 18वां चल रहा होगा, तो आप लोगों को ये बताएंगे आगे चल के करंट अफेयर के सेक्शन में। और ये प्रकृति का किडनी किसे कहते हैं, जो आर्द्र भूमि होते हैं उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, प्रकृति का क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और तो कहीं आगे नहीं छूटा कुछ, हाँ ठीक है। आप लोग जानते हैं ये रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। क्या होता है, ईरान के रामसर में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जो जितने भी इस समय 75 के आसपास, 75 या 75 के आसपास हैं एग्जैक्ट, आगे चल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि आर्द्र भूमि जितने भी वेटलैंड होते हैं उनको, उनकी जो लिस्ट जिसमें रखी जाती है, सूची जिनकी में बनाई जाती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक वेटलैंड की ही क्या होती है, सूची होती है। अभी बिहार में भी जो है 2-3 वेटलैंड घोषित किए गए हैं, उनको भी हम लोग करंट के सेक्शन में आके देख लेंगे। परवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, परवाल भित्ति के बारे में एक बार देख लेंगे हम लोग। क्या परवाल भित्ति का मतलब, जो कोरल होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कोरल होता है। ठीक है, एक प्रकार का जंतु होता है जो जूजन थैलेन नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। यानी कि ये कोरल ना एक प्रकार का जंतु ही होते हैं, जो कि कैसे क्या करते हैं, ये जूजन थैलेन नामक एक शैवाल रहता है, उसके साथ सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं, यानी कि सहजीविता में रहते हैं। ये प्रायः गर्म और स्वच्छ समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनको जो है परवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहते हैं। वेटलैंड को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का किडनी बोलते हैं। ठीक है, और भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है, अभी जस्ट पिछले में, यानी जो भी TRE 3 का कैंसिल हुआ था पेपर लीक की वजह से, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कहाँ पे जो है ये प्रवाल भित्तियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में भी। कुछ लोग लक्षद्वीप तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि अंडमान में भी पाई जाती हैं क्या। हाँ, पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में भी हैं, मन्नार की खाड़ी में भी है, तथा कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती हैं थोड़ी बहुत, है ना। जरूरी थोड़ी कि बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रवाल भित्ति हो। सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, यानी प्रवाल जो इसमें, हाँ, जूजन थैलिस शैवाल होता है, इसको जब पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव के कारण जब उनके ऊपर से क्या होता है कि इनके मतलब जो वास्तविक इनका जो रंग होता है, जब पर्यावरण के प्रभाव के कारण जब इनको नुकसान पहुंचता है या हानि होती है इनकी, तो फिर ये पूरा तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो शैवाल का जो रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। इसी को ही प्रवाल विरंजन बोलते हैं।
प्रवाल विरंजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का कलर बदल जाना, ठीक है, सफ़ेद हो जाना हो जाता है। ये जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? ये चक्र भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। यह प्रवाह जीवन के बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि नाइट्रोजन का चक्र हो कि वो कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे फिर से आता है एनवायरनमेंट में, ये पूछ लेता कभी कभी। पिछले बार बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था कि जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत कौन सा चक्र नहीं होता है, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था कि ऑक्सीजन का चक्र दे रखा था, वो गलत था। जल चक्र, इसमें 4 चक्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है। इसके अलावा कोई चक्र आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस यही, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, इसमें से 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऊपर ऊपर के आते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। मैंने बताया कि 3-4 सेक्शन है, इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो एक बेटर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। जैसे वो है ईवीएस सेक्शन है आपका, रीजनिंग सेक्शन है, वो मैथ सेक्शन है, साइंस को भी मान सकते, साइंस भी थोड़ा ब्रॉड पोर्शन, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा अपने नोट से, क्योंकि मेरे नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। फास्फोरस आहार श्रृंखला क्या होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं जिस पारितंत्र में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि क्या है कि ये घास में टिड्डे रहते हैं, तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध, चील, बाज, ये सब खाते हैं। तो कुल मिला के एक दूसरे चीज़ें पे क्या होती है, डिपेंड होती है। और इसी को ही क्या कहते हैं हम, आहार श्रृंखला कहते हैं, यानी भोजन का एक दूसरे से लिंकेज होता है। और आहार श्रृंखला के ही समूह को क्या बोलते हैं हम, खाद्य जाल बोलते हैं। ये एक बड़ा हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, कभी भी ऐसा भी पूछ सकता है कि खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण यानी डाइवर्सिटी वाला होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। क्योंकि बहुत सारे जीवों को ना बहुत सारे जो है भोजन मिला करेंगे, ये नहीं तो ये दूसरा मिल जाएगा, तो इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना। पारिस्थितिकी पिरामिड, जैसे कि ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक संख्या के आधार पर पिरामिड होता है, एक जैव भार बायोमास के आधार पर पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसमें ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है, यानी एक दिशीय होता है, एक रेखीय होता है ऊर्जा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ा पृथ्वी पर यानी सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है, सूरज है। ये सूर्य की उपस्थिति में ही क्या होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्चुअल में कहाँ रहता है, पेड़ पौधों में रहता है, ठीक है। फिर यह धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर क्या होता है, वो कम होता रहता है। यानी देखिए, पिरामिड ये ऐसा बनता है, यहाँ पे जो उत्पाद रहता है कोई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे टिड्डा हो गया, मान ले यहाँ पे मेंढक हो गया, यहाँ पे सांप हो गया, फिर यहाँ पे गिद्ध हो गया। तो धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती है, यहाँ उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनमें होता है। तो इसीलिए इसका पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि ऊपर जाने पे जो है कम होता रहता है ऊर्जा का स्तर। और एक 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 पर्यावरणविद हैं, लैंडमैन नाम है, 1942 में उन्होंने 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम दिया था। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम, यानी उनका क्या नाम था, लिंडमैन नाम था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि उनका क्या नाम था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। यानी 10% ऊर्जा क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र होता रहता है अगले जीव जंतुओं में, जो इसको खाता है, जो उपभोग करता है। तो संख्या का पिरामिड होता है। जैसे कि अभी आप तालाब की बात कर लें, तो उसमें तालाब में आप क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें प्लैंकटन होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उस पर ऊपर ऊपर जो है घूमते रहते हैं, सबसे ज़्यादा ये होते हैं। अगर संख्या की बात की जाए,
फिर उसके बाद में इससे इससे भी मतलब छोटी मछलियाँ होती हैं। फिर क्या होता है कि बड़ी मछलियाँ होती हैं। मतलब ऊपर जाते जाते क्या होता है कि संख्याएं कम होती रहती हैं। किसी भी पारितंत्र में, अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इस तालाब के पारितंत्र की बात करें संख्या के आधार पर, तो इसका पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्योंकि ऊपर जाते समय उनकी संख्या यानी बड़ी, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब कीट पतंगे जो जो प्लैंकटन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उससे उससे कम छोटी मछलियाँ, उससे भी कम बड़ी मछलियाँ, और उससे भी कम बड़ी मछलियाँ होती हैं। यानी धीरे धीरे क्या होता है, पिरामिड इनका छोटा होता रहता है। ठीक है। तो ये अच्छा, यहीं पे अगर जैव भार पिरामिड की अगर बात कर ली जाए एक बार, तो अगर हम ये देखें कि जैव भार, अगर जैव भार के अनुसार यानी बायोमास के अकॉर्डिंग किसी तालाब पारितंत्र का जो पिरामिड कैसा बनेगा, तो आप लोगों को बता दूं उसका उल्टा बनेगा। कैसे उल्टा बनेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि तालाब में जो जू प्लैंकटन होते हैं, इसमें भार भार के आधार पे अगर इनको तौला जाए, नापा जाए किसी तराजू में, तो इनकी संख्या थोड़ी आएगी। इनसे ज़्यादा जो है किसकी आएगी, उसमें जो छोटी मछलियाँ हैं। और छोटी मछलियों से भी ज़्यादा भार किसका रहेगा, उससे बड़ी मछली का रहेगा। और उससे भी सबसे ज़्यादा भार किसका रहेगा, बड़ी बड़ी मछलियों का। अगर 2 4 10 मछली भी रख देंगे तो बड़ी हो जाएगी, उसका भार ज़्यादा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस जो प्लैंकटन से बड़ी मछली की तरफ, तो क्या हो रहा है कि उस पारितंत्र में जो रहने वाले जीव हैं उनका भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। यानी पिरामिड हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि पिरामिड सीधा ये वाला होता है, ठीक है, और ये कैसा बन गया, ये उल्टा बन गया। यानी कि जैव भार के अनुसार किसी तालाब पारितंत्र का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। ऊर्जा तो मैंने बताया, एक रेखीय होता है, एक दिशीय होता है, एक ही प्रवाह में रहता है, हमेशा सीधा बनता है उसका। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं ये जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में एक क्वेश्चन यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द को किसने दिया था। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, वाल्टर जी रोजन नाम है इनका। क्या नाम है, वाल्टर W.G. रोजन, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट, जैसे परजीविता, ये वाला, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परजीविता, पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को क्या होता है, हानि होता है। जैसे कि आप लोगों ने पेड़ों पर लसे हुए या उस पर चढ़े हुए अपने उनको देखा होगा, अमर बेल को देखा होगा, जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसको ख़त्म ही कर देते हैं। यानी कि अमर बेल को तो लाभ होता है क्योंकि उससे पोषक मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन दूसरा होता है कि पेड़ क्या होता है, पेड़ को नुकसान होता है, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। साभोजिता का एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉमनसेलिज्म, ये इसका इंग्लिश वर्ड ही दे के पूछ लेता है। वो इंग्लिश को क्या करता है, वो हिंदी में ऐसे लिख के पूछ लेता है। तो आप लोग ये जानिएगा कि वो सहभोजिता ही पूछना चाह रहा है। सहभोजिता में क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति आप प्रभावित रहती है। यानी कि उसको लाभ हानि, एक प्रजाति को क्या होता है, लाभ होता है, दूसरी को क्या होता है, कोई लाभ हानि, यानी आप प्रभावित रहते। जैसे कि आप लोगों ने शार्क मछली को देख सुना होगा, समुद्र में रहती है। जब शार्क मछली बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करती है, तो उसके मतलब मुंह के किनारे किनारे छोटे छोटे जो है एक रेमोरा आ जाता है। रेमोरा भी एक प्रकार की मछली होती है। तो वो भी क्या होती है कि जो उसका जो भोजन छूटता रहता है ना, वो भी खाती रहती है। तो ये किसका उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण है। यानी कि वो उस शार्क को बिना प्रभावित किए हुए अपना भी भोजन जो है कर रही है। यानी एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को इसको जो है शार्क को रेमोरा से कोई मतलब नहीं, ना इसको कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है। लेकिन रेमोरा को क्या होता है, जो रेमोरा, इसको रेमोरा बोलते हैं, जो शार्क के मुंह के सामने अक्सर जो है देखी जाती है अपने भोजन की तलाश में, रेमोरा बोलते हैं। ठीक है। और ये एक होता है म्यूचुअलिज्म होता है, जिसको सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइकेन और शैवाल का। ठीक है। तो एक उसको जो है कवक क्या करता है कि लाइकेन, हाँ ये लाइकेन कैसे बनता है, कवक और शैवाल से ही तो बनता है लाइकेन।
कवक शैवाल को जो है सुरक्षा देता है तथा शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन प्रदान करता है। यानी लाइकेन का मतलब होता है कि कवक शैवाल मिला के ही बात की जाती है ना। कवक क्या देता है, कवक जो है शैवाल को सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। लेकिन शैवाल क्या करता है, कवक को भोजन देता है। यानी दोनों एक दूसरे से जो है कुछ कुछ फ़ायदे लेके एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए सिम्बायोसिस रिलेशन में है। ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जैव विविधता के संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। एक होता है स्वास्थानी जिसको इन सिटू बोलते हैं, और एक होता है बाह्य स्थानीय जिसको एक्स सिटू बोलते हैं। स्वास्थानी का मतलब उसके प्राकृतिक प्रवास में जब किसी जीव जंतु को जो है संरक्षित किया जाता है, जब उसको रखा जाता है, तो वो क्या होता है, स्वस्थानीय होता है। स्व का मतलब उसको उसी के स्थान पे। ठीक है, बाह्य स्थानीय का मतलब हो गया जब किसी जीव जंतु को जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको वहाँ से उसके प्राकृतिक आवास से उठा के दूसरी जगहों पर रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्वस्थानीय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान आएगा, इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, जैव मंडल आरक्षित है यानी बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, आरक्षित वन आएंगे, संरक्षित वन आएंगे, पवित्र उपवन और झीलें आएंगी। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्वास्थानीय के अंतर्गत। ठीक है, और बाह्य स्थानीय के अंतर्गत क्या आते हैं, बाह्य स्थानीय मतलब कि किसी जीव जंतु को जब उसके प्राकृतिक प्रवास से हट के दूसरी जगह उसको जो है संरक्षित किया जाता है, तो उसी को बाह्य स्थानीय बोलते हैं। जैसे कि इसमें चिड़ियाघर आपका आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वनस्पति उद्यान आ जाएगा, जीन बैंक जहाँ बीज को जो है जीन बैंक को जहाँ रखा जाता है, ये बीज बैंक हो गया जहाँ पे जीनों को जो संरक्षित किया जाता है। जीन हो गया बीज, यानी जहाँ बीजों को संरक्षित किया जाता है। जीन सफारी पार्क हो गया, उत्कीय संवर्धन केंद्र हो गया। ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल है बाह्य स्थानीय के, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप लोगों को बताया था कि जैव विविधता टर्म किसने दिया था, WG रोजन ने दिया था ना। ऐसे ही ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये जैव विविधता हॉट स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को किसने दिया था, तो 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ठीक है, हमारे पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, 36 हैं, यानी कि 36 हॉट स्पॉट हैं। और हमारे भारत में कितने हैं, हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। एक कभी कभी जो है कीस्टोन के बारे में भी पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेंगे। कीस्टोन के अंतर्गत क्या आते हैं, कीस्टोन के अंतर्गत जो प्रजाति यानी कि शीर्ष प्रजाति होती है, जो प्रजाति शीर्ष मांसाहार होते हैं वही आते हैं, जो हर पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं ना। कीस्टोन आएगा इसमें। इकोटोन के अंतर्गत क्या आते हैं, मैंग्रोव वन और एस्चुरी आएगा। कीस्टोन क्या होता है, देखिए इसमें पढ़ लेते हैं। कीस्टोन प्रजाति वह जीव है जो समस्त पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में सहायक होता है। ये जातियाँ अन्य जातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अत्यधिक स्पष्ट कीस्टोन प्रजाति शीर्ष मांसाहारी भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कीस्टोन क्या होता है, तो कीस्टोन जो है शीर्ष मांसाहार होते हैं। ठीक है, इकोटोन को ध्यान रखेंगे, इसमें मैंग्रोव वन और एस्चुरी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास यानी कोई उसमें आवास नहीं बना सकता, कोई आ जा नहीं सकता है। इसमें आने जाने को जो है परमिशन नहीं होता किसी को, यहाँ तक कि जानवरों को चराने और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती है इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अब इसमें जो है कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे बिहार में एक कंवर ताल है, कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि कांवर ताल कहाँ पाया जाता है, तो ये बेगूसराय में कांवर ताल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व साइट है, रामसर साइट भी है। लोनार झील क्या है, रामसर साइट है उसका। तमिलनाडु में देखिए अगस्त मलाई क्या है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ये अचानक मार अमरकंटक बहुत पूछा जाता है कि ये कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना तो फेमस सब लोग जानते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत रेगिस्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है।
ठीक है। ये उड़ीसा सिमलीपाल सब लोग जानते हैं। हाँ के ये अगस्तमालाई का एक खासियत है कि ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे पाया जाता है, तो दोनों अगर ऑप्शन है तो दोनों भी आप लोग कंसीडर कीजिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या है, शेषाचलम पहाड़ियों पे जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। असम में कहाँ है, मानस है, डिब्रू सैखोवा पे है, ठीक है। और ये रामसर साइड दे रखे हैं, बिहार में कंवर ताल है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का कोलोरी, ये कोलारू झील है। बाकी चिल्का झील उल इन सब नाम से पहचान लेंगे कि आप उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। हाँ, जैसा कि अभी हमने बताया था कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 4 ही है ना। सॉरी, ये भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ठीक है। 4 क्या हैं, ये हॉट स्पॉट हैं। पहला कौन है, ये पश्चिमी घाट वाला श्रीलंका है, इंडो बर्मा का क्षेत्र है, ठीक है। और ये पूर्वी हिमालय है और सुंदरलैंड है। ये 4 जो है हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, पूछता है 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें आप लोग को पूछ सकता है ऐसा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व और रह गए हैं, उनको ख़त्म करते हैं। फिर क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए इतने सारे कंटेंट ज़्यादा नहीं है, 5-6 पेज के कंटेंट और हैं लगभग, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 वीडियो में कर लेंगे। ये इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व को और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं। जैसे कि ये मेघालय में, ये गुजरात में कच्छ तो चलो फेमस है, मेघालय का ये नॉकरेक, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये दिहांग दिबांग, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम का कंचनजंगा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्रिपुरा का ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रुद्र सागर झील जो है कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा में सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है, ये भिंडवास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने वहाँ पे नोट में था कि अचानक मार अमरकंटक ना, ये 2 प्रदेशों के बॉर्डर पे है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। जैसा कि अभी बताया अगस्तमालाई के बारे में, जो ये अगस्तमालाई तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है। नीलगिरी ना 3 पॉइंट पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका पे है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे जो है अपना एंड करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को बोरिंग भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 पार्ट में कर लेंगे। तो एक पार्ट को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक पार्ट को नेक्स्ट में ले आएंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, एकदम सीरियसली, क्योंकि 10 से 11 दिन आपके पास समय है। अगर आप इसमें बढ़िया अपने आप को टाइम दे देंगे, अच्छे तरीके से अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम से रिवीजन कीजिए और एक एक पॉइंट को देखिए कहाँ से छूट रहा है। और मुझे लगता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि आपको मतलब 100% श्योर हो। अगर आप इसको पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आप अगर छूट भी रहा होगा तो इसमें कवर हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय, जय हिंद।